बात उस समय की है जब वर्ष 1956 में ब्रिटिश हुकूमत सरकार द्वारा कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन के बिछाया जा रहा था। इसी रेल लाइन के बिछाने के दौरान पास में ही अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के अवशेष के ईंटों को उपयोग उस रेल लाइन की पटरियों में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता था। इसी दौरान उस प्राचीन ध्वंसावशेषों के ईंटों का उपयोग भी वहां के स्थानीय लोग भी धड़ल्ले से कर रहे थे। उन लोगों को यह किंचित मात्र का भी आभास नहीं था कि जिस ईंटों का प्रयोग वो अपने घरों में रेल की पटरियों के बिछाने में कर रहे हैं वह एक प्राचीन भारत की बहुत खूबसूरत सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के बारे में चर्चा करें तो सर्वप्रथम वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन महोदय ने अपनी पुस्तक में किया था। उस समय इस सभ्यता का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि अंग्रेजी सरकार को मानना था, गोरों को मानना था कि भारतीयों के में उतना ज्ञान उतना हुनर है ही नहीं जो इतनी पुरानी इतनी विकसित सभ्यता का निर्माण करे। लेकिन वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने मटमगोरी जिले में जब रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का खोज किया तो एक नई सभ्यता का पता चला। ठीक उसके अगले साल वर्ष 1922 में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज होने के बाद यह सिद्ध हो गई कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है जिसकी गौरव गाथा प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यता से भी ऊपर की है। अब बात करें तो चूंकि सबसे पहले इस सभ्यता का पता हड़प्पा में हुआ था इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता कहने के पीछे तर्क है कि इसकी अधिकांश सभ्यताएं इसके अधिकांश शहरों का खोज सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि सिंधु को अंग्रेजों द्वारा इंडस कहा जाता था इसलिए इसे इंडस वैली कहा जाता है। चूंकि इस युग में कांसे के आविष्कार हो गया था, कांसे की नर्तकियां, कांसे की मूर्तियां अधिकांश मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसे कांस्य युगनी भी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि कांसा के निर्माण तांबा और टीन को मिलाकर बना होता है। क्योंकि इस युग में पाई गई लिपियां को पढ़ा नहीं गया है इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अद्य ऐतिहासिक काल या अद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करें कि इसकी अवधि का तो कार्बन 14 पत्ती के अनुसार इसका अवधि 2700 बीसी से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी विस्तार की बात करें तो वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का यूपी के आलमगीरपुर तक था जिसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर पाई गई है, जिसका पूरब से पश्चिम तक विस्तार 1600 वर्ग किलोमीटर जबकि उत्तर से दक्षिण की विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक है। अगर चर्चा करें तो आज़ादी की बाद अब तक 2800 से ज़्यादा स्थलों की खोज सिंधु घाटी सभ्यता किया जा चुका है। इसमें सबसे बड़ी स्थल की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में चर्चा करें तो गुजरात में राखी गढ़ी सबसे बड़ी स्थल है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल इसका यूपी के आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी स्थल की बात करें
बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर है जो दाश्त नदी किनारे अवस्थित है, जबकि इसका उत्तरी भाग का बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांदा, दक्षिणी भाग की चर्चा करें तो महाराष्ट्र जिला के गोदावरी नदी में दईमाबाद है। यानी सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगेडोर, सबसे उत्तरी भाग मांदा और सबसे दक्षिणी भाग दईमाबाद है। इसके निर्माण करने वाले प्रजाति मुख्य रूप से द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक स्थलों की खुदाई गुजरात में हुई है। दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करें तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं तो सबसे पहले पाते हैं इसका जो टाउन प्लानिंग बहुत उच्च कोटि का था। यानी सड़कें पक्की ईंट की बनाई हुई थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, सड़कें का बनावट ग्रिड पद्धति पर था। सड़कें इतनी सुंदर बनी हुई थी कि अगर हवा का रुख आता था तो अपने आप सड़क की गंदगी को साफ कर देती थी। सड़कों के दोनों किनारे नालियों के साफ होने के प्रमाण मिलते हैं। अब दूसरी तरफ चर्चा करें तो इस सभ्यता की नाली निर्माण योजना बहुत उच्च कोटि की थी। नाली निर्माण योजना की बात करें तो घर से निकलने वाली नाली शहर मुख्य सड़क की नालियों की मिलती थी और मुख्य सड़क की नाली बाहरी बड़ी सी नाली से निकलते हुए शहर के बाहर उसका वेस्टेज विसर्जित कर दिया जाता था। नालियों में जगह जगह मैनहोल यानी मानुष मुख लगे हुए थे, जिसको ढकने के लिए ढक्कन हुआ करती थी। माध्यम से मानुष मुख के माध्यम से निकाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। यानी नालियां जो थी पक्की ईंटों को बनी हुई थी। जबकि चर्चा करें तो रंगपुर और लोथल में नालियों का निर्माण कच्ची ईंटों की बनी होती थी। अब चर्चा करें भवन निर्माण योजना के बारे में। यहाँ की भवन निर्माण योजना बहुत उत्तम कोटि की थी। साधारण घर में 5 से 6 कमरे की मकान हुआ करती थी। रहने के लिए बेडरूम अलग हुआ करती थी, स्नान घर की व्यवस्था अलग हुआ करती थी, रसोई घर की व्यवस्था अलग हुआ करती थी और लगभग हर घर में एक कुएं मिलते हैं। प्रायः घर एक मंजिली या 2 मंजिली हुआ करते थे। बड़े बड़े घरों जो थे उसमें 25 से 30 कमरे भी हुआ करते थे। शहर जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक ऊंचा भाग जिसमें राजा, पुरोहित और शिल्पकार श्रेणी के लोग रहते थे, जबकि निचले श्रेणी में आम व्यक्ति, श्रमिक, कारीगर, मजदूर रहते थे। ऊपरी टीला जो थी वह प्राचीर से घिरा हुआ था, ताकि उनका मानना था कि दस्युई आक्रमणों से, जंगली जानवरों से और चोरों से उसकी रक्षा हो जाए। धौलावीरा की चर्चा करें तो धौलावीरा जो है शहर 3 भागों में बटा हुआ था। अब चर्चा करते हैं कि ईंटों की बनावट के बारे में। वहां की ईंटों की बनावट 4:2:1 में हुआ करती थी। ईंट जो है अधिकांश घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि रंगपुर और लोथल में कच्ची ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। अब चर्चा करते हैं इस स्नान कुंड के भीतर उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां बनी हुई थी। इस स्नानागार के दोनों तरफ छोटे छोटे रूम बने हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धार्मिक उत्सव के समय लोग इस कुंड में स्नान करते थे और छोटे छोटे बने कमरे में अपने कपड़े को चेंज करते थे। और पास ही में एक कुएं की साक्ष्य मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहीं से पानी
जो है विशाल स्नानागार में आपूर्ति होती थी। सर जॉन मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यचकित आश्चर्यजनक वस्तु बताई है, जब मैके महोदय ने बताया है कि धार्मिक उत्सवों में इसका प्रयोग स्नानागार के रूप में किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण स्थल के बारे में चर्चा करें मोहनजोदड़ो को, तो आती है विशाल स्नाना विशाल अन्नागार के बारे में। विशाल अन्नागार जो है जिस 8-6 मीटर थी, इसकी जो फर्श है जो पक्की ईंटों के बनी हुई थी, और आने जाने की रास्ता जो है आपको बंदरगाह की तरफ जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि बंदरगाह से माल उतार करके इसी अन्नगार में रखा जाता था, या अन्नगार से माल को बंदरगाह के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता था। तीसरी महत्वपूर्ण अगर स्थल की चर्चा करें तो एक सभा भवन मिली है। गोलीय परिधि 27.43 थी, जिस पर 20 खंबे लगे हुए थे। ऐसा माना जाता है ताकि धार्मिक उत्सवों को निर्णय करने के लिए इस सभा स्थल का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल में माना जाए तो यहाँ का जो बंदरगाह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।